नमस्ते, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हमारा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं जनन। जनन की क्रिया से कहते हैं सजीवों द्वारा अपने समान ही संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। सजीवों द्वारा अपने समान ही संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। अब हम आते हैं जनन की विधियों पर। तो जनन की विधियां, जनन की 4 विधियां हैं। फर्स्ट है आपका कायिक जनन, सेकंड है आपका अलैंगिक जनन, थर्ड है आपका लैंगिक जनन और फोर्थ है आपका अनिषेक जनन। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का संलयन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें युग्मकों का संलयन होता है वह प्रक्रिया हमारी लैंगिक जनन कहलाती है। अब आते हम लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, क्या प्रोसेस है, हम इसको एक पादप के द्वारा समझेंगे। तो आज हम पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया समझेंगे। तो हम सबसे पहले इस पुष्प की संरचना देखते हैं। देखिए ये पुष्प की बाह्य संरचना है जिसके अंदर आपने एक पुष्प को देखा होगा। पुष्प के बाहर छोटी छोटी हरे रंग की पत्तियां पाई जाती है। पत्तियों के बाहर उसे कहते हैं हम बाह्य दल और इन पत्तियों को कहते हैं हम दल। जब हम हरी पत्तियां हटाएंगे यानी कि बाह्य दल हटाने के बाद, दल हटाने के बाद हमें जो संरचना प्राप्त होती है वो होती है आंतरिक संरचना। जो इस प्रकार होती है।
अब आपके ये पुष्प की बाह्य संरचना थी, ये आंतरिक संरचना है। आपके प्रश्न ये भी आ सकता है कभी कभी कि पुष्प की आंतरिक कांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाए, तो आपको ये चित्र बनाना होता है, जिसके अंदर आपके देखिए ये पार्ट जो होता है, ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, दो साइड में अलग पार्ट है, बीच में अलग पार्ट है, तो उसको साइड वाले पार्ट्स को हम कहते हैं पुंकेसर। जो बीच में रहा भाग को हम कहते हैं स्त्रीकेसर। इस पूरे पार्ट को कहते हैं हम स्त्रीकेसर। यानी कि पुंकेसर के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होता है और स्त्रीकेसर के अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो स्त्रीकेसर के सबसे पहला पार्ट होता है वर्तिकाग्र, नेक्स्ट होता है वर्तिका, और सबसे लास्ट होता है अंडाशय। स्त्रीकेसर के अंदर 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। पुंकेसर के अंदर सबसे ऊपरी भाग होता है परागकोश। परागकोश के अंदर कुछ तंतुओं का निर्माण होता है जिसे कहते हैं हम परागकण। ठीक है, अब आते हैं हम एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी व द्विलिंगी। एक लिंगी पुष्प जिस पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों में से एक ही उपस्थित होता है उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ये आपके एक लिंगी पुष्प की डेफिनेशन हो गई कि जिसमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर दोनों में से एक ही उपस्थित होता है, उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अब हम आते हैं द्विलिंगी पुष्प पर। द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प जिस पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों जनक उपस्थित होते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जिसमें दोनों पाए जाते हैं, जैसे कि स्त्रीकेसर और पुंकेसर, जिस पुष्प में दोनों उपस्थित होंगे वह हमारा द्विलिंगी पुष्प कहलाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं कि परागकण किस प्रक्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो परागण की प्रक्रिया के द्वारा किसे कहते हैं? परागण। परागकणों का किसी भी माध्यम
कोष्ठक में जैसे कि कीट, जल और वायु से पुष्प की वर्ती काग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। तो किसी भी माध्यम जैसे कि कीट, आपको पता है कि कीट पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो जब वह पुष्प पर बैठते हैं तो वह कीटों के पांव के साथ चिपक कर अन्य पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं। जैसे कि कीट एक पुष्प पर बैठता है, तो जब वह अन्य पुष्प पर बैठेगा तो यहाँ से परागकण कीटों से साथ चिपक कर दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है कि जल के द्वारा, तो जल के अंदर जो पुष्प पाए जाते हैं उनके परागकण जल के अंदर क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं और जल की सतह के साथ तैरते हुए अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो ये जल के माध्यम से हो गया। थर्ड माध्यम है वायु। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो वह फट जाता है और उसमें निर्मित परागकण वायु में मुक्त होकर वायु के साथ तैरते हुए वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं और वहां चिपक जाते हैं। तो ये हो गए हमारे परागण की डेफिनेशन। परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। फर्स्ट, स्वपरागण। स्वपरागण जब किसी पादप के पराग कण उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं उसे स्वपरागण कहते हैं। अर्थात पादप एक ही है, पादप के अंदर जितने भी पुष्प लगे उनमें से किसी एक पुष्प का परागकण निकलकर अन्य किसी पुष्प के परवर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो तब उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। स्व का मतलब है अपना, एक ही पादप है, पादप के एक ही पादप के जो पुष्प है वो सारे उसी के हैं, तो उसी में से एक पादप के परागकण उसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे कहते हैं हम स्वपरागण। अब आता है परपरागण। परपरागण जब किसी पादप के परागकण उसी प्रजाति के अन्य पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं उसे परपरागण कहते हैं। तो पादप यहाँ दो है लेकिन प्रजाति सेम है। एक पादप से परागकण मुक्त होकर
जब अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम कहते हैं परागण। अब आते हैं कि परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हम निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन जब नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है, उसे निषेचन कहते हैं। जब नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। तो जैसे कि हम इसे जब परागण प्रक्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब वह वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है। परागकण अंकुरित होकर एक नली का निर्माण करता है जो वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है, जिसे कहते हैं पराग नली। यह परागकण पराग नली से होता हुआ अंडाशय तक पहुंचता है और अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है। तो यहाँ द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है जिसे कहते हैं हम युग्मनज। यह युग्मनज परिपक्व होने के बाद बीजांड का निर्माण करता है। तो बीजांड से हमें बीज प्राप्त होते हैं और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय की जो भित्ति होती है वो फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम लैंगिक जनन। आपका जो होमवर्क होगा आज का पहला प्रश्न है लैंगिक जनन किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है जनन किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है एक लिंगी एवं द्विलिंगी पादप एक लिंगी एवं द्विलिंगी पुष्प में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है परागण किसे कहते हैं? पांचवा प्रश्न है स्व परागण एवं पर परागण में अंतर स्पष्ट कीजिए।